इस रिकॉर्डेड सेशन में हम रिव्यू करेंगे मॉक टेस्ट 3 और मॉक 3 के आंसर्स एमसीक्यूज नंबर 141 till 160. So starting with MCQ number 141. A block with mass of 5 kg is attached to a horizontal spring with a spring constant K equal 400 Newton per meter. The surface the block rests upon is frictionless. If the block is pulled out to x equal 0.05 and release the speed of the block at extreme point is. अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है वो एक ऐसे न्यूमेरिकल की एग्जांपल है जिसमें पूरा डेटा मौजूद है, यानी जो भी पहली क्वेश्चन आपके जहन में आएगी ना, सर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर लगा देता है। डेटा पूरा मौजूद है लेकिन सॉल्व करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप सवाल देखें तो सवाल में पूछा क्या जा रहा है, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट एक्सट्रीम पॉइंट इज। We know that during vibration motion, speed is minimum, that is 0 at extreme position, and speed is maximum at mean position. अगर वो mean की बात करते हैं तो फिर मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब यहाँ पर क्योंकि एक्सट्रीम की बात हो रही है, एक्सट्रीम पे हमें पता है कि वेलोसिटी 0 होती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी इस एमसीक्यू से हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि डेटा पूरा होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना। One zone is equal to 40 decibel at 1000 hertz of frequency. Light of wavelength 5400 exponent minus 10 meter falls on a diffraction grating of grading element 5 exponent minus 6 meter. The 10th order image is. अच्छा, अब देखिए जो डेटा गिवन है उसमें आपको क्या गिवन है, लैम्डा, आपको गिवन है ग्रेडिंग एलिमेंट डी, मुझे 10th ऑर्डर का इमेज मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लाएंगे एम लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा। एम इज 10, लैम्डा इज 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 7। अब इतनी प्रैक्टिस हमारी है कि मैंने एंगस्ट्रॉम को -7 पावर में कन्वर्ट कर दिया। डी इज 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 साइन ऑफ थीटा। ये बनेगा 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 6। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 1 है और 10 की पावर -7 है। बेसिस सेम होती हैं, पावर्स ऐड हो जाया करती हैं। वो 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 जो राइट पर डिवाइड हो रहा था वो लेफ्ट मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा। -6 से -6 कैंसिल। अब मुझे आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, मुझे नजर आ रहा है 5.4 ओवर 5 कुड बी एनीथिंग बट नॉट इक्वल टू 1 और लेस देन 1। इसका आंसर कुछ भी आ जाए वो 1 से बड़ा आएगा क्योंकि 5.4 ओवर 5 है। और मुझे मालूम है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है। साइन थीटा कैन नेवर एक्सीड 1। इसका मतलब है कि अब मैं इस इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं कर सकता। इसका मतलब है 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल नहीं है। हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते थे जब हमें वो मैक्सिमम ऑर्डर निकालना होता था, हम साइन थीटा को 1 पुट करते थे, थीटा को 90 पुट करते थे, क्योंकि साइन फंक्शन 1 को एक्सीड नहीं कर सकता। अगर मेरे पास साइन थीटा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये मुमकिन नहीं है। In microscope interferometer, the semi-silver mirror served as. So semi-silver mirror का काम था बीम स्प्लिटर, क्योंकि वो दो कोहेरेंट वेव्स जो है वो जनरेट करने की बात होती थी। What will be the value of excitation due to gravity at the surface of a planet whose mass is thrice of mass of the Earth and diameter is twice of diameter of the Earth? तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, G at a surface of any planet is G time mass of the planet over radius of planet का square. G as it is, mass is thrice of mass of the Earth. अब अगर मैं बात करता हूं रेडियस की, तो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। याद रखिएगा, जो रिलेशन डायमीटर्स का होता है वही रिलेशन रेडियाई का भी होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, इसका मतलब है रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे, 2re का स्क्वायर, अगले स्टेप में बनेगा 3/4 GME over R square. This whole thing is actually G. So 3/4 times G, yani option B is correct answer. Orbital speed of a satellite of mass M around a planet of mass capital M in orbit of radius R is given by V equal under root GM over R. याद रखिएगा, ऑर्बिटल स्पीड प्लैनेट के, अच्छा, सैटेलाइट के अपने मास पे डिपेंड नहीं करती,
उस प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है जिसके अराउंड वो घूम रही है। आसान अल्फाजों में ऑर्बिटल स्पीड जो बॉडी घूम रही होती है उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगी, जिसके अराउंड घूम रही है उसके मास पे डिपेंड करेगी। बस इससे एक जनरल नॉलेज के लिए जो इसके नीचे ऑप्शन डी है 2gm/r, वो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। कुछ बच्चों ने सवाल किया था कि दोनों एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने सोचा कि ऑप्शन में लिख दूं ताकि एक सवाल से आपको दो बातें रिकॉल हो जाए। v equal under gm/r is orbital speed and v is equals to under root 2gm/r is basically escape speed or escape velocity. What potential difference is needed to keep a proton motionless between two horizontal parallel plates separated by 10 centimeter? अच्छा, बात हो रही है प्रोटॉन को मोशनलेस बनाने की, तो क्या मतलब है? एक प्लेट यहां पर, दूसरी प्लेट यहां पर, बीच में मौजूद है आपके पास प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। प्रोटॉन का वेट इसे कहां ले जाना चाहता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, तो अब मुझे जो फील्ड है वो कैसे अप्लाई करनी है कि यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, ताकि नेगेटिव जो है वो प्रोटॉन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करे। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं ये कहता हूं कि प्रोटॉन मोशनलेस है, तो इसका क्या मतलब होगा? प्रोटॉन के मोशनलेस होने का मतलब है कि दिस F शुड बी इक्वल टू W। F कैसे निकालेंगे? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट। W कैसे निकालेंगे? M इनटू G। अच्छा, क्योंकि सवाल में पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो आपको एक और फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा V इक्वल E डेल्टा R। तो अभी आपकी चॉइस है इस इक्वेशन से, जिसको मैंने अभी अभी ब्लॉक किया है, या तो यहां से आप E की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक, और फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करके डेल्टा V निकालना है। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं कि E बराबर होता है डेल्टा V ओवर डेल्टा R के, पुट कर दें तो Q डेल्टा V ओवर डेल्टा R इक्वल mg। मुझे दर हकीकत पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो mg डेल्टा R ओवर Q, सारी वैल्यूज पुट करें। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 27। जी मैं अपनी आसानी के लिए 10 लेता हूं। डेल्टा आर इज 10 सेंटीमीटर, तो इट शुड बिकम 0.1 एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 90। ठीक, अच्छा, ये जो मास है ना ये 1.67 होता है, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए इस 1.67 को 1.6 ही मानने वाला हूं। तो होगा ये कि 1.67 और 1.6 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब सिर्फ आपके पास सारे 10 के एक्सपोनेंट्स बच चुके हैं, तो 10 की पावर माइनस 27, 10 की पावर प्लस 1, ये 0.1 बेसिकली 10 की पावर माइनस 1 है, और जो डिनोमिनेटर में 10 की पावर माइनस 19 है, जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 19। अब अगर मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लूं तो मेरा ख्याल है 10 की पावर माइनस 8 आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है माइनस 8 में। मुझे मालूम है कि मैंने 1.67 को 1.6 माना तो आंसर 1 आया। अगर मैं 1.67 मानता तो आंसर 1 से बहुत मामूली सा क्या आ जाता? ज्यादा। अब अगर आप अपने ऑप्शंस देखें इस एतबार से, ऑप्शन सी 1.04 एक्सपोनेंट माइनस 8 वोल्ट इज करेक्ट आंसर। Electric field intensity at a point is 20 Newton per coulomb when a test charge of 5 microcoulomb is placed at the point. What should be the electric field intensity at the same point if test charge of 5 microcoulomb is replaced by another test charge of 10 microcoulomb? Electric field intensity is independent of test charge, क्योंकि सोर्स चार्ज ने बनाई है। टेस्ट चार्ज तो इस फील्ड की एग्जिस्टेंस को चेक करता है। इसका मतलब है कि अगर वो पहले 20 न्यूटन पर कूलम थी, वो अभी भी 20 न्यूटन पर कूलम रहेगी। A copper wire of resistance R is broken into 10 equal parts. The ratio of resistivity, मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है, of the wire and the resistivity of each part is, याद है resistivity is a property of material of the conductor. Resistance is the property of conductor. Length area change होने से resistance change होती है, length area change होने से resistivity पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर ये एक कॉपर वायर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं या इसको हाफ कर दूं
मैं ये कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट शुड बी 1:1। A 10 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 50 volt and is connected to another uncharged capacitor in parallel. Now the common potential difference becomes 20 volt. The capacitance of the second capacitor is। अच्छा देखिए अब क्या क्या है, एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये 10 माइक्रोफैरेड है। मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया एक 50 वोल्ट बैटरी से। याद है कोई भी कैपेसिटर बैटरी से कब तक चार्ज लेता है, जब तक उसकी प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। इसका मतलब ये कैपेसिटर जब फुली चार्ज होगा तो इट मस्ट बी हैविंग चार्ज ऑफ Q इक्वल CV के मुताबिक 10 इंटू 50 यानी 500 माइक्रो कूलम। इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आएगा, 500 माइक्रो कूलम। फिर क्या कहते हैं, N is connected to another uncharged capacitor in parallel। तो हमने क्या किया, हमने इस कैपेसिटर को चार्ज किया 500 माइक्रोकूलम तक, ये 10 माइक्रोफैरेड है। इसको कनेक्ट कर दिया एक और कैपेसिटर से जो कि अनचार्ज है। ठीक, इसकी कैपेसिटर मुझे मालूम करनी है, दैट इज C2 विच इज अननोन। अब क्या होगा, ये कैपेसिटर C1 C2 को चार्ज प्रोवाइड करेगा कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए सेम। तो ऑब्वियसली C1 चार्ज लूज कर रहा है तो उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। C2 चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं बीच में आकर बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे C2 चाहिए तो मुझे ये मालूम करना चाहिए कि C2 के पास चार्ज कितना है। कैसे निकालें, अब दोनों के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस बना वो क्वेश्चन में गिवन है कितना, 20 वोल्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब जो Q1 की नई वैल्यू होगी वो होगी 10 इंटू 20 यानी 200 माइक्रोकूलम। यानी इस नई कॉन्फ़िगरेशन में जो Q1 है, जो पहले 500 था, अब वो सिर्फ 200 रह गए, तो बाकी 300 कहां चला गया, बाकी 300 C2 के पास आ गया। तो आप कहेंगे कि जो Q2 का चार्ज है वो Q1 माइनस Q1 डैश के बराबर है, जिसका आंसर मैंने अभी अभी आपको बता दिया 300 माइक्रो कूलम। जैसे मुझे Q2 की वैल्यू मिली मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि Q2 इक्वल C2V। Q2 is 300, C2 is unknown, V is 20। अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 15 माइक्रो फैरेड, यानी ऑप्शन सी। वैसे बहुत सारी वर्किंग मैंने कर दी है, मेरा ख्याल था नंबर इतने आसान थे कि थोड़ी सी आप अब थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते थे। कैसे, 15 इंटू 10 500 होता है, 10 इंटू 20 200 होता है, यानी 300 माइक्रोकूलम C2 के पास है। और 300 को अगर आप 20 से डिवाइड कर दें 15 आ जाएगा। हो सकता है किसी को लग रहा हो सर सोल्यूशन सामने आपने वर्बली सॉल्व कर दिया, वैल्यू चेंज कीजिए, खुद कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आप भी सॉल्व कर पाएंगे। पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग हमें याद है, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट इज V is proportional to L। A 400 ton solenoid is 4 meter long and carries a current of 2 ampere. The magnetic field of induction inside solenoid is, तो फॉर्मूला में याद है, B equal mu naught Ni। Mu naught is 4 pi exponent minus 7। N is number of turns per unit length, so it should be 400 over 4 and I is 2। सवाल की अच्छी बात यह है कि आपको आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई देना है। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 इंटू 4 क्या बन जाएगा, 8 पाई एज इट इज, और ये 400 था। चलो मैं एक काम करता हूं आपकी आसानी के लिए, 400 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 800 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7। अब मेरे पास जितने ऑप्शन है वो 10 की पावर माइनस 5 में है, तो 800 एक्सपोनेंट माइनस 7 का मतलब 8 एक्सपोनेंट माइनस 5 है, पाई एज इट इज, तो ऑप्शन बी। A very fast moving neutron enters a magnetic field of induction of strength 2 exponent 5 tests at an angle of 60 to the field. The magnetic force on the particle is,
वंस अगेन टेस्ट का पहला एमसीक्यू ये चीज समझाने की कोशिश की, दूसरे में भी यही डेटा पूरा है। आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे एफ इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। क्योंकि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, उसका चार्ज जीरो है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। हो सकता है कुछ बच्चे इतना डेटा देख के जो है वो यहाँ पे चार्ज में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज पुट कर दे, वो न्यूट्रॉन को इग्नोर कर दें। अच्छा तरीका ये होता है जो कीवर्ड लगे ना कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ऐसी चीजों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए सवाल पढ़ते हुए, हमें जो है वो आसानी हो जाती है। In n-type semiconductor, we have impurities which belong to 5 group donor impurity. In an NPN transistor, the current IC that flows in the collector circuit is, हमें फॉर्मूला याद है, इमीटर करंट बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। सो आईसी किसके बराबर होगा? आई ए माइनस आई बी, ऑप्शन बी। An ammeter reads up to 1 ampere. Its internal resistance is 0.81 ampere. To increase the range to 10 ampere, the value of the required shunt is. अच्छा, अगर क्वेश्चन में बात हो रही है शंट की, तो फॉर्मूला क्या होता था? आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। वैल्यूज पुट करें। आई जी कितना गिवन है? 1। आर जी कितना गिवन है? 0.81। आई कितना गिवन है? 10 एम्पियर। माइनस आई जी कितना गिवन है मुझे? 1 एम्पियर। सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा? 0.81 डिवाइडेड बाय 9। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपकी मर्जी, आप जैसे सिंप्लीफाई करना चाहें करें। ये लिखा हुआ है 81 ओवर 9। मैं आपकी आसानी के लिए इसको लिख देता हूं 0.81, इनफैक्ट 81 एक्सपोनेंट माइनस 2 ओवर 9। मेरा ख्याल आप एक ही करेंगे। 0.81 का मतलब है 81 इंटू 10 पावर माइनस 2। अब 9 1 होता है, 9 9 81 होता है। अब ये बन गया 9 एक्सपोनेंट माइनस 2, इस एतबार से 0.09। A microscope has an objective of 10 millimeter focal length and eyepiece of 20 millimeter. यानी मुझे क्वेश्चन में एफ नॉट गिवन है, मुझे क्वेश्चन में एफ ई गिवन है। What is the distance between the lenses if the object is in sharp focus? याद है ना, इस sharp focus का क्या मतलब होता था कि image distance from eyepiece should be 25 सेंटीमीटर, क्योंकि all values are in millimeter। तो मैं 25 सेंटीमीटर की बजाय क्या लिख देता हूं? 250 मिलीमीटर। क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इमेज वर्चुअल है तो -1। आप कोई बोले सर कहां पता चला कंपाउंड है? क्योंकि दो लेंसेज की बात हो रही है। When it is 11 millimeter from the objective, तो मुझे गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी P नॉट। What is the distance between lenses? याद है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज का मतलब होता था P, इनफैक्ट Q नॉट प्लस PE। हम कॉम्बिनेशन में तरीका पढ़ते थे ना, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द सेकंड लेंस। Some of them will actually give you the separation of the two lenses or length of microscope। तो अब इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे Q नॉट और PE की नीड है। कैसे निकालूंगा? सबसे पहले थिननेस फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए 1 ओवर एफ नॉट, 1 ओवर पी नॉट, 1 ओवर Q नॉट। एफ नॉट का मतलब 10, पी नॉट इज 11, और मेरे पास जो है वो इनफैक्ट P नॉट इज समथिंग विच इज गिवन 11 और Q नॉट इज अननोन। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 1 ओवर Q नॉट इज 1 ओवर 10 माइनस 1 ओवर 11। सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम लेना आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं लेना आता, जब भी दो टर्म हो बड़ा आसान है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। 10 इंटू 11 क्या बन जाएगा? 110। और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एक्सचेंज करके लिख दें, यानी 11 माइनस 10। तो आपके पास क्या बच जाएगा? 1 ओवर Q नॉट इक्वल 1 ओवर 110। तो Q नॉट इज 110, और ये वैल्यू मेरे पास जो है वो मिलीमीटर में है। Q नॉट आ गया, एक अननोन मुझे मिल गया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं येलो से ताकि आप देख सकें कि Q नॉट आ गया। अब मुझे वैल्यू चाहिए PE की। कैसे निकालेंगे? अब आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे
1 over PE, in fact, 1 over FE is 1 over PE plus 1 over QE. FE is 20, PE is unknown, and Q is minus 250. तो अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो 1 ओवर PE का मतलब होगा 1 ओवर 20 प्लस 1 ओवर 250. एक दफा दोबारा आजमाइश है, एलसीएम लेना है, आता है अच्छी बात है, नहीं आता दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें. ठीक है. वैसे मेरा ख्याल है आप में से मेजॉरिटी जो है वो 250 और 20 का एलसीएम 500 जो है वो मुझे उम्मीद है निकालने में जो है वो कामयाब हो जाएगी. अब अगर मैं 500 को 20 से डिवाइड करूं तो आप एग्री करेंगे 25 आ जाएगा. 500 को 250 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. अगले स्टेप में मेरे पास ये क्या बच जाएगा? 27 over 500 1 over PE. तो PE should be 500 over 27. अच्छा देखिए, अब क्योंकि आपने तो आंसर निकालना है अप्रोक्सीमेशन की मदद से, क्या करना चाहिए? अगर ये 500 over 25 होता, अगर ये 500 over 25 होता, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 over 100 over 25, तो आप इसे हर बच्चा एग्री कर जाता है. इसका आंसर जो है वो कितना आने वाला है? 20. इसका आंसर मेरे पास कितना आ रहा है? 20 आ रहा है. लेकिन ये 500 over 27 है, यानी मेरा आंसर 20 से थोड़ा सा क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए. 17, 18, 19 कुछ ऐसा आ जाएगा. ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई किसकी? पीई की. अच्छा, मैं इसको किसी डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूं. वो वैल्यू ये आ गई. अब अगर मैं 110 और 20 को ऐड करूं तो मेरे पास 130 आता है, और मैं मेंटली प्रिपेयर हूं. मेरा आंसर 130 से थोड़ा सा क्या आएगा? कम. तो थोड़ा सा कम मेरे ख्याल से 128.5 मिलीमीटर. ठीक. A 5 centimeter high object is located 15 centimeter from a converging lens whose focal length is 20. The image so formed will be. अब देखें फोकल लेंथ कितनी है? 20. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 15. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ, तो बनने वाला इमेज वर्चुअल होगा. सिंगल लेंस में वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होते हैं. तो ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही, बोथ ए एंड बी. The magnetic flux through a coil of 1000 ton is changed from 10 x power minus 3 Weber to 1 x power minus 3 Weber in 0.1 second. Find the electromagnetic force induced in the coil. अच्छा, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मुझे उम्मीद है ईएमएफ की बात हो रही है. फॉर्मूला लगाएंगे. ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. मैंने माइनस साइन किसी वजह से लगाई, वो वजह भी आप सुन लेंगे आप. एन कितना गिवन है? 1000. चेंज इन फ्लक्स निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल से. तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 माइनस 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना है? 0.1. अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो वैसे 1000 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो मेरा ख्याल है आप एग्री कर जाएंगे सर, ये 10,000 बन जाएगा. 1 माइनस 10 एक्सपोनेंट माइनस 3. सो दोनों एक्सपोनेंट सेम है. 1 माइनस 10 इज माइनस 9 एक्चुअली. माइनस 3 माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस. बाहर लिखा हुआ है 10 की पावर 4, अंदर लिखा हुआ है 10 की पावर माइनस 3. तो आप सब एग्री करेंगे 90 वोल्ट पॉजिटिव में. उसूल बना लें. अगर आप फ्लक्स का न्यूमेरिकल या फ्राइडे लॉ का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फॉर्मूले में माइनस लगा दें. हम नॉर्मली जब सॉल्व करते थे नहीं लगाते थे, एमसीक्यूज में लगा दें. और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से निकालें. आपके पास वो ईएमएफ की जो साइन होगी ना, वो लेंजेस लॉ के तहत बिल्कुल सही आ जाएगी. ठीक. 90 वोल्ट जो है वो सही आंसर है. If the radius of the 10th bright Newton ring is 2 millimeter, when the light of wavelength that exponent minus 4 millimeter is used, what is the radius of curvature of the lower surface of the lens? अच्छा, क्योंकि सारी वैल्यूज है वो मिलीमीटर में, तो मेरा नहीं ख्याल कि कन्वर्जन इज नीडेड. इफ यू वांट टू डू, इट्स टोटली योर चॉइस. तो अब क्या करेंगे? रेडियस, क्योंकि बात हो रही है ब्राइट रिंग की, तो फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस हाफ लैम्डा इंटू आर. रेडियस इज 2,
n is 10, half is actually 0.5. Lambda is 8 exponent minus 4 into r. स्कोरिंग बोथ साइड, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, ये बनेगा 9.5 इंटू 8 एक्सपोनेंट माइनस 4 इंटू आर। तो अब अगर मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9.5 इंटू 8 एक्सपोनेंट माइनस 4। मुझे नजर आया 4142। तो अगले स्टेप में ये बनने जा रहा है क्या, 1 ओवर 9.5 इंटू 2, 2 इंटू 9 इज 18 होता है, तो 9.5 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 19 एक्सपोनेंट माइनस 4। ये एक्सपोनेंट माइनस 4 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, +4। अच्छा, ये जो 1 ओवर 19 है, मैं अपनी आसानी के लिए अगर इसको 1 ओवर 20 मान लूं तो शायद मेरे लिए जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। क्यों, 1 ओवर 2.5 होता है तो 1 ओवर 20.05 होगा। लेकिन अब मैं मेंटली प्रिपेयर हूं, क्या मैंने डिनोमिनेटर को एक्चुअल से बढ़ा दिया है तो मेरा रेशो कम आया है, यानी मैं ये मेंटली प्रिपेयर हूं, मेरा जो भी आंसर आएगा वो 0.05 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अब अगर आप इस एतबार से यहाँ पे आंसर निकालना चाहे, याद रखिए कि वैल्यू जो है वो पूरी मिलीमीटर में आई है क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज मिलीमीटर में रखी है। तो ये मेरे पास बनता है कितना, 10 की पावर 4 है। और अगर मैं एक्सपोनेंट को खत्म कर दूं तो आप सब एग्री कर लेंगे 500 बन रहा है। दोबारा याद दिला रहा हूं, ये 500 एक्चुअल से थोड़ा सा कम है। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन ए, ठीक, दैट वाज द लास्ट एमसीक्यू एक्चुअली। तो हमने मॉक टेस्ट 3 के आंसर जो है वो रिव्यू कर लिए, कम से कम मैंने रिव्यू कर दिया। आपको कंफ्यूजन है, मैंने तमाम वीडियोस एक ही जुमले पे खत्म की, ये भी उसी पे खत्म करूंगा। कोई भी तजनगी रह गई, सर समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क।